ज्यादा का संवाद चल रहा है यहाँ पर गुरुग्राम में, और मेरे साथ हैं पहलवान योगेश्वर दत्त। जी हाँ, अर्जुन अवार्डी, खेल रत्न, पद्मश्री, और इससे भी बड़ी बात 2012 का वो लंदन ओलंपिक कौन भूल सकता है, जहाँ पर शानदार दांव दिखाते हुए कांस्य जीता, लेकिन सोने की कसक रह गई। योगेश्वर भाई, आपका स्वागत है। मुझे धन्यवाद भाई। आपकी आभा तो स्वर्णिम है, पहलवानी के दांव से आपने अपनी चमक तो बिखेरी। पहले लंदन ओलंपिक ही चलते हैं, क्या अनुभव था, कैसा, और आखिरी टाइम में जो आपने दांव लगाकर एकदम बाजी पलटी? देखिए, लंदन ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल था, मेरे लिए एक सपना पूरा होने वाला था। जब मैंने ओलंपिक मेडल जीता 2012 में, 96 से मैंने ओलंपिक मेडल का सपना देखा था, 2012 में पूरा हुआ। और अच्छा लगा कि पूरे देशवासियों को खुश होने का मौका मिला एक मेडल की वजह से, और उसका कारण मैं बना। जब आपको पूरा देश प्यार करता है और आप जब देश का तिरंगा फैलाते हो तो उसका अलग ही अनुभव होता है। और हर इंसान, हर खिलाड़ी चाहता है कि वो देश के लिए मेडल जीते, देश का तिरंगा उसके हाथों में है, वो ग्राउंड में लेकर उसका चक्कर लगाए। तो मेरे सपने भी वो कई बार पूरे हुए, चाहे वो गेम की, गेम की, ओलंपिक की हो, देश के लिए मेडल जीता। और जब तिरंगा ऊपर जाता है तो एक गर्व का, एक अलग ही गर्व की अनुभूति होती है, तो अलग ही पल होता है। कोशिश तो सोने के लिए की थी योगेश्वर भाई? देखिए, बिल्कुल सोने के लिए कोशिश की थी, पर बचपन से सपना ओलंपिक मेडल जीतने का था। कभी अगर मन में बचपन से ही आता कि ओलंपिक गोल्ड जीतना है तो शायद ओलंपिक गोल्ड भी जीतते। पर मैं बताता हूँ कि 1996 में लिंडर पेशी का ब्राउन मेडल आया था, और तब मैंने उनको देखा था टीवी पे, और तभी से मेरे मन में था कि मैं भी ओलंपिक मेडल जीतूंगा। तो ओलंपिक मेडल के लिए मेहनत की, कभी ये मेहनत की नहीं वो गोल्ड जीतना है। तो बचपन से अगर मेहनत करते कि गोल्ड जीतना है, दिन रात अगर वो रट्टा लगाते तो शायद भगवान में गोल्ड जीता। पर बचपन से 96 से ये कि दिमाग में बात घूमती रही कि ओलंपिक मेडल जीतना है, तो भगवान ने ओलंपिक मेडल दिला दिया। आखिरी समय में तो ऐसा भी लग रहा था कि कांस्य भी शायद छूट जाएगा, लेकिन वो फितले का ऐसा कमाल हुआ, और वो दांव भी अपने आप में ऐसा अद्भुत है, हर कोई लगा नहीं सकता। आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, जो पहलवान देख रहे हैं, सीख रहे हैं इसको? देखिए, आज के टाइम में तो तकरीबन पहलवान दाव को अप्लाई करते हैं, और बड़ा अच्छी और प्यारी टेक्निक है, लोगों को समझ में भी आती है पॉइंट कैसे स्कोर होते हैं। और इस 2012 ओलंपिक के बाद तो लगभग जिसने भी मेरी वो कुश्ती देखी थी तो उनको समझ में आता है दाव लोकप्रिय हो गया। हाँ, कि इस दाव का क्या नाम है और ये कैसे, वरना लोग फितले समझते नहीं, कैसे इसमें पॉइंट मिलते हैं। तो अच्छी बात है कि भाई लोग किसी न किसी वजह से मेरे को जानते हैं, ओलंपिक मेडल की वजह जानते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो प्यार, जो मान सम्मान देशवासियों ने जो दिया है वैसे। अच्छा, औपचारिक बातचीत तो योगेश्वर भाई आपसे मंच पे खूब हुई संवाद के। हम ये जानना चाहेंगे कुश्ती में क्यों आए, कैसे आए, बचपन कैसा था, कब रियाज करना शुरू किया, दंड बैठक लगानी कब से शुरू की, और क्यों पहलवानी क्यों बनना, और भी खेल थे? बिल्कुल कुश्ती में आया, कोई परिप्लान नहीं था कुश्ती मारने का। मैं 7 या 8 साल की मेरी उम्र थी। 82 का मेरा बर्थ है, शायद 88, 89 में मैंने अखाड़े में पहली बार बच्चों के साथ खेलते गया था। मिट्टी का अखाड़ा था। कहाँ पर? मेरे गाँव में, बैशवाड़ा गाँव, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे को नहीं पता था कि क्या है, क्या बना। मेरे को मिट्टी में खेलना ऐसे शौक में चले गए? हाँ, मिट्टी में खेलना अच्छा लगा। तो मेरे पहले गुरु मास्टर सतबीर जी थे। 2000 के बाद मैंने देखा, बोला कि भाई मेरे गाँव का नाम मनीष है। मनीष? हाँ, मनीष। अच्छा। आगा डंडा लगा रहे थे, बोले मनीष तू रोज आया कर। मैं डेली जाने लगा। फिर मेरे गाँव में बलराज पहलवान थे, जिनका भी नाम था, उनका कुश्ती के दौरान ही देहांत हुआ था। तब वो 26 साल की उम्र थी जब उनका सर्वस्व हुआ, अखाड़े में ही उनका सर्वस्व होता है। अच्छा, खेलते? हाँ, भारतीय दंगल में उनका सर्वस्व हुआ था। तो गाँव में काफी उनका नाम था कि बहुत बड़े पहलवान थे। मेरे जब पता लगे कि भाई कुश्ती हो रही है ऐसे ऐसे, तो तब ये था कि मेरे को बड़ा पहलवान बनना है। तो मेरे को ये पता बड़ा पहलवान कैसे होता है ना। मेरे को मैं ठीक कुश्ती बताना, ओलंपिक का मैंने अखाड़े में स्टार्ट किया। पर मेरा तो होता है मिट्टी में खेलना और पहलवान। बाद में पहले ये था कि मेरे को पहलवान बनना है, तो कैसा पहलवान बनना है ये नहीं पता था। तो बाद में पता लगा कि मैच पे कुश्तियाँ होती हैं, नेशनल भी होता है, ये भी होता है। ओलंपिक का मेरे को 96 में पता लगा जब इंटरपेश का ब्राउन मेडल आया। मेरे पिताजी ने बताया था कि ये ओलंपिक के 4 साल में एक बार होते हैं, हिंदुस्तान का एक ही मेडल आया है। जब मैंने उसको टीवी पे देखा था लिंडर पेश जी को, फिर तब ये लगा कि मेरे को भी ओलंपिक मेडल जीतना है। और 96 में सपना देखा हुआ, वो 2012 में 2012 में कितना अभ्यास किया, कितनी वर्जिश की, वो उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। उसको दंड बैठक कितनी दिन भर, ये नए जो पहलवान है आपको देखेंगे, वीडियो बनेंगे, तो उस टाइम में काफी जब ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे हमारी, मैं डेली 5 से 6 घंटा ट्रेनिंग करता था। मैं एक ऐसा जुनून था कि लास्ट में आगे मैं 4-4, 5 बार भी ट्रेनिंग करता था।
सुबह ट्रेनिंग है, जब हमारी क्लास होती है उससे पहले करते, क्लास में करते, क्लास में से आने के बाद करते, शाम को भी ऐसे ही क्लास में जाने से पहले करते, क्लास में करते, उसके क्लास से आने के बाद भी करते। मतलब दिन के 6 सेशन भी मैंने ट्रेनिंग के लिए 6-7 एक तो हमारी मिट्टी की और दंड बैठक वाली तैयारी है और एक जिम वाली तैयारी है। आप बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग कि जिम वाली करें, मिट्टी वाली करें, दंड बैठक लगाएं या आज का मॉडर्न टाइम है, अब एक तरीके से अब आज बच्चे कुश्ती करते हैं। हम हमारे टाइम में तो हम 100 से जाते थे, 20-35 फीट का रस्सा होता था, 100 सुबह डेली उसको रस्सा चढ़ जाता। हाँ, सुशी दौड़ में मुद्रा चलाना। हाँ, मुद्रा खाड़ा खोलना। हमारे टाइम में तो जिम भी वेट ट्रेनिंग भी थी बचपन, जब हम 2008 ओलंपिक खेल तक तो मैंने कभी वेट ट्रेनिंग वो भी नहीं की थी। उसके बाद ही जब मेरे को इंजरी हुई, उसके बाद इंजरी हुई तो उसके बाद जिम में जाना स्टार्ट किया। तो साथ में पैरों के साथ अपर बॉडी की जिम में स्टार्ट की। रोज नहीं होती, वो हफ्ते में 2 दिन होती थी। आज जो बच्चे करते हैं हफ्ते में 2-3 दिन वेट ट्रेनिंग करते हैं पावर बढ़ाने के लिए। तो एक शेड्यूल है, पहले एक ही थी, मैच पे प्रैक्टिस की, दौड़ लगाई, रस्सा किया, उठा बैठे लगाई, ये 3-4 टेक्निक की अपनी 3-4 चीजें थी। अब तो आगे बढ़ने के लिए परफॉर्मेंस बढ़ाने की काफी कुछ चीजें हैं। प्रोटीन ले लेते हैं। प्रोटीन, हाँ, हमारे 2008-9 तक तो हमारे पास प्रोटीन भी नहीं था। तो बादाम खाओ, दूध पियो। हाँ, वो आदमी पीते हैं, कितनी खुराक है? देखिए मैं वेट में खेलता था, वेट कैटेगरी थी मेरी पहले 55 में था। सीनियर अगर आप ओलंपिक की बात करें, पहला ओलंपिक मैंने 55 में खेला, दूसरा और तीसरा ओलंपिक 60 के जी में खेला, चौथा रियो ओलंपिक मैंने 65 के जी में खेला। तो थोड़ा डाइट अलग है कि भाई अगर मैं तो कितना वेट लूज करना है, किस तरीके से मेरे को कितने दिन में वेट लूज करना है, वो तरीका होता है कि क्या डाइट लेनी है, किस में कम फैट है। तो वो कुछ चीजें हैं, पर घी दूध जो मैदेशी डाइट है वो मैंने कभी नहीं छोड़ी, वो हमेशा लेता था मैं। उसकी क्वालिटी वो मतलब वो मात्रा कम ज्यादा हो सकती थी। कितनी मात्रा रही सबसे ज्यादा पीक पे? देखिए मैं 2 केजी दूध पीता था। 2 किलो दूध? हाँ, मैं बेशक बेटा पहलवान था, पर 2 केजी दूध में। और घी बादाम कितना? बादाम भी लगभग ये लगाइए कि ग्राम में तरीका सकते 100-150 ग्राम सुबह, 100-150 बादाम की गिरी सुबह, 100-150 ग्राम बादाम गिरी शाम को रगड़ के, मतलब जो बादाम रगड़ना, उसको आलमंड वाटर वो सुबह शाम। रियाज अभी भी जारी है? हाँ, एक टाइम अभी अकेडमी चलाते हैं, जब उसको बच्चे में अकेडमी में, तो सुबह शाम हम खुद एक टाइम अकेडमी करते और बच्चे साथ भी करते। फिर वो ये वाले दांव पे छोड़ के सीधे राजनीति के दांव पे क्यों आ गए? नहीं, वो भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। राजनीति अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये मेरा कुश्ती है, ये जो मेरा खेल है, ये मेरा बचपन का प्यार है, इसके साथ में बड़ा हूँ। यहाँ तक 7-8 साल की उम्र में जो चीज़ मैं स्टार्ट किया, आज मैं वो चीज़ करता हूँ, दिन रात इसके साथ में दिया हूँ। मेरे को मेडल, मेरे को जो मान सम्मान, जो 2 लोग मेरे को जानते हो मेरे खेल की वजह से, मेरी कुश्ती की वजह से जानते हैं, तो इससे तो मैं कभी दूर नहीं हो सकता। राजनीति एक अलग चीज, राजनीति में भी कर आया हूँ तो उसका भी माध्यम एक मेरी कुश्ती बनी है। नहीं तो आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं राजनीति? देखिए भविष्य का किसी को नहीं पता कहाँ तक जाते हैं, पर सभी चाहते हैं कि वो बुलंदियां छुएं, जो लास्ट पेड़ है वहां तक पहुंचे, पर वो किस्मत सबकी अलग। कुश्ती में तो ओलंपिक तक पहुंचे, राजनीति में कहाँ पहुंचे? देखिए राजनीति और राजनीति कभी मरती नहीं, जब तक इंसान जिंदा रहता है राजनीति तब तक जिंदा रहती है। इसका कोई कुश्ती की तो उम्र है, राजनीति की कोई उम्र नहीं। हाँ, इसमें कब आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं नहीं पता। परिवार को समय देते हैं? बिल्कुल परिवार को समय देते हैं और यार दोस्तों को समय देते हैं। बड़े घूमना फिरना पसंद है? घूमना फिरना कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है घूमने की? अपना घर पसंद है, अपने घर पसंद। बाहर नहीं? बिल्कुल दुनिया घूमे कुश्ती के लिए कहीं जगह पर पसंद आई? कोई पसंद नहीं, अपने देश से बस कोई। खाने पीने में क्या पसंद है? रोटी सब्जी, बाजरी रोटी, हरी सब्जी, चटनी, बस। फिल्में देखने का शौक है? फिल्में देखने का, पुरानी फिल्में देखने का शौक है। कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है? जो देश के लिए, जो देश की, देखिए फिल्म काफी है, मेरे को भगत सिंह बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा। जो भी देश के ऊपर फिल्म बनती है मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। हीरो हीरोइन कौन पसंद है? जिसकी मूवी देख ली वो अच्छा लगता है। उसके बाद सबसे फेवरेट एक्टर कौन है आपका? देखिए तो पहलवानी से अलग सवाल है, एक व्यक्ति भी होता है ना पहलवान के अलावा, राजनेता के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, लोग जाने कौन से एक्टर पसंद है, हीरोइन कौन पसंद है? अच्छा, हीरोइन को कोई पसंद नहीं है, मैं जिसकी मूवी देखी वही अच्छी लगी मेरे को। कोई भी ना पसंद है? नहीं ऐसे कोई भी मतलब परमानेंट घर की हीरोइन पसंद है? घर की हीरोइन? हाँ, घर में घर से वाला कुछ भी नहीं, घर से ज्यादा कुछ। मतलब पहलवान भी किसी से तो डरता है, बोले हीरोइन का नाम लूंगा तो घर में बवाल हो जाएगा। नाम तो मतलब के तुम ऐसे नहीं डरते। तो मैं बताता हूँ, मेरे को वही लगा पहलवान कैसे डर गया है। नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी ऐसे ही तरीके से हमने किसी को पसंद किया ही नहीं। क्योंकि जब आपको देखते तो है ना, फिल्में देखते हैं कितनी जगह देखता मैं,
अच्छा। फिल्में पहले देख लेते तो तब बहुत कम देखते हैं, अब वो फिल्में ना तो फिल्में बनती है ऐसी जो देखने की। आमतौर पर फिल्मों में थोड़े अच्छे जिनकी शरीर वगैरह अच्छा हो जाए, धर्मेंद्र तो पहलवान थे तो फिर आगे गुजर भी गए धर्म, तो आपको फिल्मों को कोई ऑफर नहीं आया? नहीं हम फिल्मों वाले में नहीं तो कैसे आएगा, मैं वैसे भी इनसे दूर रहती है। होता तो कोई नहीं, फिल्म वाले बना देते हैं। तो उनके जैसे तुम पहले बड़े हुए हम रियल लाइफ के हीरो हैं। नहीं वो तो भगवान के दायरे ठीक है, पर सबका अलग सोच तरीका होता है, अलग सोच होती है, तो उस तरीके से है। पर ये है कि भाई सब दिन का तो काम अच्छा करें, हमें तो एक कहना है कि देश के लिए हमेशा हमारे दिल में प्यार होना चाहिए, देश को आगे बढ़, कैसे देश आगे मजबूत हो, कैसे आगे बढ़े, कोई भी हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई समाज सेवी हो, चाहे कोई फिल्मी हीरो, तो इस देश से प्यार होना चाहिए, वो बड़ा महत्व है। योगेश्वर दत्त जी हैं, पहलवान के पीछे और राजनेता के पीछे के व्यक्ति को मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी वर्जिश इन्होंने अखाड़े में की है उतनी वर्जिश अब राजनीति में करने की कोशिश कर रहे हैं। संभल कर बोलना सीख गए हैं, बात बचाना बात छुपाना सीख गए हैं, बगलडूब लगाना और कैसे बगलडूब से निकलना और कैसे इकहरी लगाना और कैसे पट निकालना। दाव का आपको खूब पता है, अच्छे अच्छा लगा बताओ। पहलवान का लड़का हूँ भैया, अच्छी बात है। माता जी ने स्कूल भेज दिया, नहीं तो मैं भी कुश्ती लड़ रहा होता। और मैं तो ये कहूँगा कि सभी को किसी न किसी खेल की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्रिकेट से अलग की। तो मैंने बातचीत के जो दांव लगाने की कोशिश की उसमें सब में निकले, तो केवल ये कुश्ती के पहलवान नहीं है, बातचीत के भी पहलवान है। मैं भी पत्रकार हूँ, इसलिए मैंने भी कोशिश की कुछ निकल जाए, कुछ योगेश्वर दत्त जी को हम जाने। मेरे जो खेल के हमारे अमर उजाला के जो हेमंत रस्तोगी जी हैं वो वहां से मुंडी हिला रहे हैं। हेमंत कोई सवाल है तुम्हारे पास तो मेरे से ज्यादा ज्ञान है खेल का, बोलो। देखिए ये फ्रेम में आ जाओ, ये तो अपना उपचर्या बातचीत है, वीडियो चलेगा, आ जाओ। नहीं पहले तो मैं हेमंत भाई के लिए बता दूं कि हेमंत भाई तो हमारे हीरे हैं खेल के। तो हमारा मेरा कुछ पूछ ले। जब मेरा सुशील का कुश्ती कैरियर स्टार्ट हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो तब से हम इनको जानते हैं और हमेशा बड़े अच्छे से इन्होंने कवर किया। कुछ पूछना चाह रहे थे, तुम ही पूछ लो, मेरे मुंह से क्यों पूछवा रहे हो? देखो सर, योगेश्वर को तब से जानता हूँ कि MIS में ये ट्रेनिंग करने आते थे, तो एथेंस ओलंपिक के लिए पहली बार खेलने जा रहे थे। बिल्कुल मतलब इन्हें मालूम ही नहीं रहता था कि कुश्ती की मैट और बिस्तर और खाना और सोना, बस बहुत तपस्या वाला जीवन जिया इन दोनों लोगों ने। इन दोनों को बहुत नजदीक से देखा है। योगेश्वर, एक सवाल मेरे दिमाग में बड़ी देर से उठ रहा है कि अब आप पहलवान से पॉलिटिशियन भी बन गए हो, तो अभी पहलवानी क्या अभी कुछ बाकी रह गई है या कुछ देना चाहते हो पहलवानी को पलट करके, या फुल टाइम प्रोफेशन हो गया है पॉलिटिक्स? देखिए कुश्ती पूरी मेरे अंदर बाकी है, कुश्ती के बिना मैं अपनी कल्पना नहीं कर सकता। और राजनीति एक अलग चीज है। हम अकेडमी चलाते हैं, कुछ 100 बच्चे हमारे पास, और हम विश्व स्तरीय हमने अकेडमी बनाई है। सुबह शाम मैं अपने अकेडमी में टाइम देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो ओलंपिक चैंपियन हमारी अकेडमी से निकले। राजनीति में हमारे आने का उद्देश्य ये था कि खेल से अलग हटके और भी स्पोर्ट्स है। कुश्ती के लिए तो मैं काफी कुछ कर सकता हूँ, पर और भी स्पोर्ट्स हैं, और भी अलग अलग समाज में चीजें अच्छा करने के लिए है। राजनीति मेरा एक वो माध्यम है कि एक राजनीति ऐसा एक रास्ता है जिसमें हम हर क्षेत्र में हर जगह अच्छे से काम कर सकते हैं, एक आवाज हम बढ़ सकते हैं। एकेडमी के पीछे क्या सपना है, क्या वो किस तरीके से, जैसा आप मुझे बता रहे थे कि मैं बहुत जमीन पे स्तर पर काम शुरू कर रहा हूँ एकेडमी का, अभी आपने उद्घाटन नहीं किया है एकेडमी का, किस तरीके के बच्चों को लेकर के आना चाहते हैं, क्या प्लान है, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए कुश्ती जो है गरीब परिवार के बच्चे ज्यादा करते हैं, और वो गांव से निकल के शहर में, दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाके खर्च, मतलब इतना खर्चा आज के टाइम में कुश्ती को होता है। दूध लगभग 100 रुपये केजी है, घी है, बादाम है, वैसी डाइट है। अगर मैंने रोहतक के पास में अकेडमी खोली है, तो मेरा उद्देश्य ये था कि जो गांव के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर सके, उनको दूर ना जाना पड़े, और घर वालों को इतना ज्यादा उनके प्रेशर ना, इतना खर्चा ना हो। तो इसलिए मैंने अकेडमी खोली। लगभग 8 एकड़ में हमारी अकेडमी है, और विश्व स्तरीय अकेडमी हमने बनाई है। कभी अभी आप आइए ओपनिंग करें तो आपको बुलाएंगे, और हमारा उद्देश्य ये है कि वहाँ से ओलंपिक चैंपियन निकले। राजनीति जो है, राजनीति अलग है, खेल है, खेल अलग है। खेल में हम चाहते हैं कि हमारे देश का हर बच्चा कोई ना कोई खेल ले, मजबूत बने, इस देश के लिए जिए, इस देश के लिए मरे। एक और सवाल मेरे दिमाग में जब आपसे मिलता हूँ हर बार घूमता है,
आपसे निजी स्तर पर तो बातचीत होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दुनिया के सामने भी आकर के इस बारे में कुछ बोलें। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पहलवानों का, इस देश की कुश्ती को हिला करके रख दिया उस आंदोलन ने। क्या निष्कर्ष क्या निकला उसका? इसका निष्कर्ष ये निकला कि हमारी कुश्ती को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कुछ ऐसी चीजें कुश्ती के साथ हुई आंदोलन की वजह से, पहलवानों की विश्वसनीयता पे बड़ा प्रभाव पड़ा। हमारी जो लड़कियां उनके परिवार वालों को एक बड़ा धक्का लगा। आज अपने बच्चियों को जब कोई भेजता है अखाड़े में पहली बार, तो वो सोचने के लिए मजबूर होता है कि मैं इसको भेजूं अपने बेटों को ना भेजूं। तो उसका बड़ा एक दुष्प्रभाव कुछ पड़ा है। अभी ये कोर्ट में केस, इसका क्या रिजल्ट आएगा उसका तो हमें नहीं पता, पर ये जो आंदोलन किया इसको कुश्ती ने बहुत ज्यादा नुकसान किया। और जो आंदोलन करने वाले थे वो आज कहीं दिखाई नहीं देते। वो अपना जो उन्होंने फायदा उस चीज का उठाना था उठा चुके हैं। कुश्ती को नुकसान करके वो अपने रास्ते लग चुके हैं। बस इसको नुकसान होते जो कुश्ती को हुआ है। हमारे देश की बैंड पीछे चली गई है कुश्ती। देखिए मेडल तो हमें कुश्ती में मिलते हैं, पर एक लोगों का नजरिया बदल गया देखने का कि भाई ये पहलवान है, इसको तो कुछ पता ही नहीं। लोग, मेरे को पता है कि मैं तो अर्जन आ जाता हूँ तो एक डरते हैं पहलवानों से लोग मिलते हुए, बात करते हुए कि इनके अंदर क्या चलता है नहीं पता, ये किस पे कब क्या बोलते हैं नहीं पता, क्योंकि उस चीज से कुछ निकला भी नहीं। तो मैं कहता हूँ कि किसी के साथ कुछ गलत होता फिर टाइम आप अपनी आवाज उठाइए, बोलिए। और हमारे देश में कोई बैंड बेटी उसके साथ सभी खड़े रहते हैं, पर कुछ तो सच्चाई दिखाइए सामने, आप कुछ तो पता लगाइए। उसमें फिर अपना निजी स्वाद दिखता है तो लोगों का विश्वास उठता है कि ये गलत हुआ हमारे साथ, तो कुश्ती के साथ वही गलत हुआ। योगेश्वर, एक बात और बेबाकी से पूछूंगा और बेबाकी से ही जवाब चाहूंगा। पूरी पहलवान बिरादरी एक तरफ थी इस आंदोलन में, सारे पहलवान एक तरफ थे। आपका शिष्य भी इस आंदोलन को, बजरंग वो उसके अगुआ थे, लेकिन सिर्फ योगेश्वर ही इससे अलग क्यों थे? पहलवान बिरादरी के साथ योगेश्वर क्यों नहीं खड़े हुए उस आंदोलन में? लेकिन पहली तो बात, मेरा कोई शिष्य आज तक पढ़ा ही नहीं। अच्छा। हाँ, कभी आप कोई एक भी बात आप मेरी कभी पीछे इंटरव्यू में बता दिए कि मैंने कभी किसी को बोला कि मेरा शिष्य है। और दूसरी बात, जितना कुश्ती में, अगर पत्रकारिता में आप सबको जानते हो तो कुश्ती में मेरे को पता है कि कौन क्या है, कौन कितने सदर तक गिर सकता है और कितने सदर तक उठ सकता है। जो चीजें हमारे सामने कभी में नहीं पता चीजों को, एकदम वो चीजें आ रही है निकल के, तो उसमें हम कभी ऐसे इन्वॉल्वमेंट, जिस चीज का हमें नहीं पता वो चीज अलग, पर जिसे पता होते हुए मैं ऐसे, और मैं हमेशा ये रहा कभी भीड़ का हिस्सा मैं कभी बनता नहीं। अगर वो चीज ठीक है तो बोलता हूँ, और गलत है तो कितने लोग हों तो उनका साथ में कभी नहीं देता। मेरा ये रहा है, जो चीज ठीक लगती है मेरे को मैं वही करता हूँ, जिस चीज का मेरे को पता होता है वही करता हूँ। किसी की सुनी सुनाई बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। तो सुनी सुनाई बातों का विश्वास नहीं किया, इस वजह से आपने? देखिए कुश्ती का तो मेरे को पता है कौन कहाँ तक है, कहाँ तक क्या बात हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, वो मेरे को पता है। और जहाँ पे एक कुछ पानी का लालसा हो, जहाँ पे एक स्वार्थ हो, उनका ही पता होता है कहाँ पे किसका क्या स्वार्थ है। किसी इंसान को कहीं बोलने का क्या तात्पर्य है, किसके बारे में बोलने क्या तात्पर्य, क्या चाहते हैं, तो मेरे को पता था। और मेरे को क्या, आज तो पूरे हरियाणा को पता लग चुका है, पूरे देश को पता लग चुका है। कुश्ती के जितने खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, जो कोच, को पता लग चुका है कि भाई वो जो घटनाक्रम हुआ वो क्या था और आज जो घटनाक्रम हो रहा है वो क्या है। चलिए इन बातों को विराम देते हैं। योगेश्वर के बारे में एक बात बताता हूँ सर कि 2006 का एशियन गेम्स था और ये तैयारियां कर रहे थे बहुत जोर शोर से, और इनका उस वक्त एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम जैसे खेलों में कोई पदक नहीं आया था। एशियन गेम्स ये दोहा जाने वाले थे, थोड़े दिन पहले ही पिता का निधन हो गया था योगेश्वर को। टूट गए थे, मैंने इनको देखा था बहुत करीब से, लेकिन पिता का जो निधन था उस ताकत को उन्होंने, उस जज्बे को अंदर ऐसा समेटा कि दोहा एशियन गेम्स में पदक जीत करके लेकर आए थे और वो पदक पिता को समर्पित किया था। मुझे आज भी दृश्य ध्यान है जब वो पदक जीता था, ऊपर देखा था आपने,
वो बहुत जीवट प्रतिभा के धनी है और उसी का परिणाम है कि ओलंपिक में भी पदक जीता। धन्यवाद योगेश्वर। थैंक यू। क्या बात है।